आज की तारीख 7 सितंबर 2024, यानी जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, हमास ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, उस घटना की एनिवर्सरी केवल 1 महीना दूर है। और ये एक सही समय है एनालाइज करने का, एसेस करने का कि सिचुएशन कहां से शुरू हुई और आज कहां तक पहुंची। तो उसके बारे में देखिए मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम हर दिन के हिसाब से लेंगे। आज हम उसकी शुरुआत करेंगे और थोड़ी देर बाद में हम आपको ये बता दें कि अभी फिलहाल 10 दिन का जो वेस्ट बैंक का इन्वेजन था और जिसमें 22 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स मारे गए, अनगिनत इजरायली घायल हुए या मारे गए और कई फिलिस्तीनी सिविलियंस भी मारे गए, जिनमें 2 महिलाएं, उनके बारे में भी डिटेल्स आए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो पूरा जो जेनिन का ऑफेंसिव था, उसके जो वेस्ट बैंक का ऑफेंसिव था, जिसमें जेनिन, तुलकरेम, नाब्लस, ट्यूबस और ये कलकलिया, हर जगह लड़ाई हुई। हेब्रोन तक में 3 बड़े ऑपरेशंस हुए, जो लोन ऑपरेशंस थे, जिन्होंने हिला के रख दिया इसराइल को कि साउथ वेस्ट बैंक तक, मतलब हमने नॉर्थ वेस्ट बैंक में हमला किया, लेकिन साउथ वेस्ट बैंक तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाई लेके चला गया साउथ वेस्ट बैंक तक। तो ये जो बड़ी बात है। तो उसके बाद जो पूरी सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आईडीएफ का जो असेसमेंट क्या है, आईडीएफ का असेसमेंट यह है कि हमने 10 दिन में जो जेनिन में जितने बुलडोजर खोए हैं, D9 बुलडोजर जितने खोए हैं फिलिस्तीनी एक्सप्लोजिव्स के सामने, और वो जिस तरीके से शोल्डर से आरपीजी मार रहे थे, जो कभी भी वेस्ट बैंक की लड़ाइयों में नहीं देखा गया है। मैंने बार बार कहता हूं आपसे कि वेस्ट बैंक में गुलेलों और पत्थरों से लड़ाई होती थी, फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा, उसका गढ़ रहा है वेस्ट बैंक। लेकिन ये आर्म्ड स्ट्रगल इस लेवल का इजराइल ने पहली बार देखा, और ये एक तरह से इजराइल टेस्ट भी करना चाहता था। और उस टेस्ट की जो एनालिसिस निकली है वो यही निकली है कि जितने D9 बुलडोजर हमने खोए हैं 10 दिनों में, वो गाजा में हमने 1 या 1.5 महीने में खोए थे। उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है वेस्ट बैंक पे। जब वेस्ट बैंक के लोग हथियार लेके निकल रहे हैं तो उसको, जबकि उल्टा होना था, गाजा में टनल वॉरफेयर थी, एक तरह के एडवांटेज रेजिस्टेंस को था, जो एडवांटेज वेस्ट बैंक में नहीं है। और वेस्ट बैंक में उस तरीके से हमास और जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और इस तरह की फोर्सेस जो ट्रेन अपने फाइटर्स को उन्होंने लंबे समय से किया, हमास जो गाजा पे रूल हमास का रहा है 2007 से, तो उसकी वजह से जो वहां पर ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग वेस्ट बैंक में नहीं हुई। बहुत बड़ा हिस्सा जो वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस का है वो फतेह पार्टी से टूटा हुआ ब्रेकअवे फैक्शन, जो अल-अक्सा जो ये फाइटिंग यूनिट है और जो फतेह से विद्रोह करके आया है, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए देखिए बहुत सारे फर्क, हालांकि हमास उसी तरीके से है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद उसी तरीके से, इसलिए बहुत सारी टैक्टिक्स गाजा वाली ही वेस्ट बैंक में यूज की गई, लेकिन उसके टेरेन को ध्यान में रखते हुए, जो एक अलग तरह की पहाड़ियां हैं, वहां गांव हैं, वहां एक अलग तरीके का सिस्टम है, शहर भी वहां पर अलग अलग तरह के हैं। हिब्रोन पूरा एक इंडस्ट्रियल एक तरह से कैपिटल है वेस्ट बैंक का। तो वो जो सारी चीजों को ध्यान में रख के जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने स्ट्रगल लड़ा, आईडीएफ का ये कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इज अडेप्टिंग, इट अडेप्ट्स वेरी क्विकली। हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो अडेप्ट करेंगे। एंड द एनिमी रिटेन्स द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि जो दुश्मन है, यानी आईडीएफ का जो दुश्मन है, इजराइल का जो दुश्मन है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, उसके पास सरप्राइज का एलिमेंट है। आपको एक चीज और बता दें कि 4 सितंबर 2021 को, यानी अब आज 7 सितंबर है, 4 सितंबर 2021 को 3 साल पहले गिलबुआ प्रिजन ब्रेक हुआ था, जिसमें 6 फिलिस्तीनी कैदियों ने पूरा टनल डिग करके महीनों टनल्स डिग की थी और उसके बाद वहां से वो एस्केप किए थे। बड़ा ऐतिहासिक वो क्षण माना जाता है। और उसको लेके आप देखिए, आज की पहली बड़ी खबर यही है कि अबू उबैदा ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इफ द हीरोज ऑफ द फ्रीडम टनल फ्रीड देमसेल्व्स दिस टाइम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड वी प्रॉमिस, ये उस समय कहा था, सॉरी 2021 में अबू उबैदा ने कहा था कि जो फ्रीडम टनल से जो लोगों ने अपने को फ्री कराया है, मुक्त कराया है, वो हम उनसे वादा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो जेलर उनके हैं वो खुद उनके लिए प्रिजन के दरवाजे खोल देंगे, जो लोग अभी भी कैद हैं। तो वो पूरी स्थिति देखिए जो अबू उबैदा ने कही थी, वो पूरी स्थिति आने मतलब लगभग आ गई है। और इसके बारे में हम भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल में एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। सारी संभावनाएं हैं, पूरी तरह से स्थिति परिपक्व हो चुकी है। उसके बाद देखिए जो दूसरी
जो बड़ी खबर है कि यूएस ने टेलीग्राम अपना मतलब यूएस के अंदर टेलीग्राम पूरी तरह से बैन हो गया है हमास के लिए, और जो भी प्रो रेजिस्टेंस जो भी बातें करता है उनके लिए, इवन ह्यूमैनिटेरियन बातें जो करता है उनके लिए भी। यानी अगर आपके पास अमेरिकन नंबर है तो टेलीग्राम पे आप, अमेरिकन नंबर, भारतीय नंबर नहीं, अगर अमेरिकन नंबर आपके पास है तो टेलीग्राम आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब उस पे टेलीग्राम पे आप जो हमास की और अल कसाम की और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की और तमाम पूरे रेजिस्टेंस की जो एक खबरें आती हैं और जो पूरा मीडिया एस्टैब्लिश किया था रेजिस्टेंस ने, अमेरिकन नंबर से आप वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब यूरोप में अभी आप कर सकते हैं, यूरोप में, लेकिन यूरोप में भी धीरे धीरे स्थितियां बैन की तरफ बढ़ रही हैं। ये देखिए एक अंतिम, जिससे होता है ना कि जो लौ बुझने के पहले जो एक दिया फड़फड़ाता है, उसी तरीके से अमेरिका फड़फड़ा रहा है, इजराइल फड़फड़ा रहा है, वही पूरी सिचुएशन है। अब देखिए जो तीसरी बड़ी खबर जो सीधे हम आपको ले आते हैं कि आज फिर लेबनान में जो इजराइल ने बमबारी की कई इलाकों में, फ्रौन और सिफा में, वो पूरी तरह से फेल रही है। वो भी एक खाली इलाकों में जाके उनके बॉम्ब्स गिरे, एक फर्जी, मतलब कोई उससे कोई माली नुकसान या कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद देखिए एक खबर आई कि एक वीडियो आया मेगिद्दो प्रिजन का। अब मेगिद्दो प्रिजन कहाँ है? मेगिद्दो प्रिजन इजराइल के अंदर है, और वहां पर जो सदी तमैम एक है जिसके बारे में खबरें आई थी कि वहां पर जैसे टॉर्चर होता है और उनके मतलब गूदे में जो है वो वस्तु घुसाई जाती हैं जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं। तो मेगिद्दो में इस तरीके के बहुत ही खौफनाक वीडियोज आए जिसमें पूरे कमरे में फिलिस्तीनी प्रिजनर्स लेटे हैं और कुत्ते लेके इजरायली जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कुत्ते छोड़ रहे हैं, कुत्ते से कटवा रहे हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो आई हैं, और ये वीडियो लीक हुआ है। ये वीडियो लीक हुआ है और इसको अंदर से ही किसी ने लीक किया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आईडीएफ के अंदर हमास के सिंपैथाइजर्स हैं। ये बात आईडीएफ भी जानती है, ये बात अमेरिका भी जानता है, ये बात इजराइल भी जानता है, ये बात शिन बेत भी जानती है। लेकिन शिन बेत वगैरह करें क्या? शिन बेत के अंदर खुद हमास के सिंपैथाइजर्स। अब आप बताइए, ये पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में एक नए तरह का समीकरण उभर के सामने आ रहा है। आज के दिन भी बताया आपको कि सुबह से प्रदर्शन जारी हैं इजरायली सिटीजन्स के नेतन्याहू के खिलाफ। फिर वही बात, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमास के साथ डील करो, वॉर रोको, सीज फायर करो, हमास के साथ डील करो, होस्टेजेस को वापस लाओ। और कुछ यहां पर जो इंडिया में कुछ मूर्ख लोग IC-814 पे सीरीज आई है और उसको लेके इजराइल इंडिया की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने कल भी परसों भी वार्न किया था, कल भी वार्न किया, आज फिर वार्न कर रहा हूं कि इस तरह की, अगर आपने बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशन कंपेयर की, भारत फिलिस्तीन के साथ है, भारत हमास को टेररिस्ट नहीं मानता है, और अगर आपने कंपेयर करने की कोशिश की और कि वो वहां पर कश्मीरी टेररिस्ट और हमास टेररिस्ट, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं अभी से बता रहा हूं, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब देखिए हम तीसरी खबर पे आते हैं जो मेगिद्दो के बाद, कि जो अल फरा कैंप में जो एक लड़ाई हुई, उसमें देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से जो व्हीलिंग मूवमेंट जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इवॉल्व किया, उसमें एक नया एंगल देखने को मिला कि जो पिछले 10 दिन की लड़ाई हुई अल फरा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अब आ रहे हैं सामने, तो अल फरा में जो कि ट्यूबस में है, वहां पर उन लोगों ने एक फाइटर कुछ देर तक गोली चलाता, अब वो पीछे हटता, फिर दूसरा आता, वो पीछे हटता, फिर तीसरा आता, वो पीछे हटता, फिर चौथा आता, मतलब देवर एक्सचेंजिंग पोजीशन। एकदम जैसे लग रहा था जैसे प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस जैसे फायरिंग की होती है, उस तरीके की वो लोग पूरी स्थिति में थे। और एक के बाद एक वो लोग रोटेट कर रहे थे अपनी पोजीशन। अब ये जो पोजीशन रोटेट करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलिट्री किसी भी लड़ाई में। आप देखिए, न केवल इंसानों को आप रोटेट करते हैं, बल्कि आप वेपन्स को रोटेट करते हैं और रीडिप्लॉय करते हैं। जैसे आपने एक कैनन को आप यूज कर रहे हैं, जो जैसे पहले कैनन्स होती थी, या आप जो है आजकल जो आर्टिलरी गन्स हैं जैसे बोफर्स है, तो आप एक गन को आपने डिप्लॉय किया, उसको मारा, फिर उसको आपने पीछे ले गए, उसको कुछ देर रेस्ट दिया, फिर उसको रीडिप्लॉय किया। यानी ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपके पास अगर 4 से 5, जैसे कारगिल वॉर में एक समय सिचुएशन आई थी, आपके पास 4 से 5 या 10 बोफर्स जो गन्स हैं, वो आप एक के बाद एक उसको यूज करिए और उसके बाद आप यूज करना बंद कर दीजिए। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। रीडिप्लॉयमेंट
लगातार होना चाहिए। तो ये जो देखिए बारीक चीज है कि अल-फरा की लड़ाई में, ट्यूबस की लड़ाई में, वही चीज जेनिन की लड़ाई में भी हुई। हालांकि जेनिन और तुलकरेम में थोड़ा एक अलग सा एक मतलब धोखे देने वाला और किस तरीके से इजराइल को ट्रिक करके फंसा के करना वो ज्यादा था। लेकिन ट्यूबस में जो खास बात थी कि वो जो फॉर्मेशंस जिन फॉर्मेशंस में सोल्जर्स लड़े जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के, उनकी जो ट्रेनिंग है वो पता चलती है। और इस बात में जो आईडीएफ की रिपोर्ट आई है उसने भी मेंशन किया कि जो ट्यूबस में लड़ाई हुई, ट्यूबस में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हमको मैनूवरिंग फाइटर्स की दिखाई पड़ी। ट्यूबस में सबसे कम लोग भी मारे गए। एक बड़ी स्ट्राइक हुई थी जिसमें 5 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो लड़ाके हैं वो शहीद हुए थे। लेकिन ट्यूबस की लड़ाई में अंतोगत्वा भी मतलब वहीं पर सबसे ज्यादा आईडीएफ को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद तुलकरेम, फिर जेनिन, फिर नाब्लस, फिर कलकिलिया, और इस तरीके से पूरा जो ये पूरे नॉर्दर्न वेस्ट बैंक की जो पूरी कहानी है, जहां पर इजराइल की एक टैक्टिकल डिफीट हुई। एक स्ट्रैटेजिक डिफीट तो 7 अक्टूबर 2023 को ही हो गई थी। लॉन्ग टर्म जो एक बड़ी डिफीट है कि इजराइल के पूरे मिथ को तोड़ दिया था। अब जो वेस्ट बैंक में जो टैक्टिकल डिफीट हुई है, और एक महीना पहले 7 अक्टूबर के, ये देखिए एक दूसरी तरह का मैसेज है, जिस मैसेज को पॉलिटिकली हमास बहुत अच्छी तरह बना रहा है। और उसी के एक संदर्भ में एक बड़ा मार्च निकला। एक बड़ा मार्च देखिए कल भी निकला था जब आईडी फोर्सेस विड्रॉ की थी, तो जो शहीदों की याद में आज भी निकला। और आज पूरे नारे लगाए गए कि जो यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ का रास्ता है वही सही है। ये वेस्ट बैंक में एक तरह से बहुत रेयर है ये यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ जिंदाबाद कहना, क्योंकि वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एरिया रहा है। वो ये महमूद अब्बास का एरिया है, और उसका जो डिप्टी है अलौली, उसका एरिया है। यहां पर जब इजरायली फोर्सेस चली गई और उसके बाद इस तरह से जनता जो निकल के आई और यहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ जिंदाबाद के जो नारे लगाए हैं, उससे ये पूरी बात रमल्ला में, अच्छा रमल्ला में वही बात है कि महमूद अब्बास इस पूरे दौरान कहां थे, गायब थे। उनकी पैलेस्टीन अथॉरिटी, इजराइल उम्मीद कर रहा था कि पैलेस्टीन अथॉरिटी बढ़ चढ़ के मदद करेगी, थोड़ी बहुत की शुरू में, लेकिन उसमें तो कई फाइटर्स पैलेस्टीन अथॉरिटी के हमास की कॉल पे वो जाके मिल गए, जो अल-अक्सा ब्रिगेड से, जो फतेह का ब्रेकअवे फैक्शन है, जो हमास के साथ है और जो महमूद अब्बास के खिलाफ है, मैं बार बार उसके बारे में बताता हूं आपको, उससे जाके मिल गए। और उसने और कई जगह उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, बल्कि जो हिब्रॉन में ऑपरेशन हुए, खासतौर पर तकूमिया वाला, उसमें तो सीधे एक एक्स पैलेस्टीन अथॉरिटी की जो गार्ड्स होते हैं, उसकी जो अपनी छोटी सी सेना है, उसके लोग इन्वॉल्व थे। तो ये देखिए ये जो एक पॉलिटिकली एक ये बड़ी चीज हुई। उसके बाद आप देखिए कि जो एक डिस्ट्रक्शन हुआ जेनिन में, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, हमने को बताया कि 70% जो जेनिन का हिस्सा है, वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो वाटर लाइंस हैं उसको तोड़ दिया। हालांकि इतने बुलडोजर्स उनके अल्टीमेटली वो खोने लगे कि उनको भागना पड़ा, लेकिन फिर भी 70% जेनिन को जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। आज वेस्ट बैंक की सिविल डिफेंस टीम, जैसे गाजा की सिविल डिफेंस टीम है, और उसको इजराइल ने टारगेट किया इस बार, लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने समझदारी की, इस बार सिविल डिफेंस जो टीम्स हैं उनको उन्होंने पीछे रखा। गाजा में देखिए वो संभव नहीं था, वो संभव नहीं था, क्योंकि गाजा का एक लिमिटेड सा टेरेन और सिविल डिफेंस फोर्सेस टनल्स में नहीं जा सकती, उनको ऊपर रहना है, उनको रिपेयर का काम करना है, उनको जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं उनको अस्पताल पहुंचाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन वेस्ट बैंक में उन लोगों ने अपनी सिविल डिफेंस टीम को छुपा दिया। और उसके बाद अब जब सिविल डिफेंस टीम सामने आई है, तो आज जेनिन का नजारा था कि आप सोचिए करीब 10 से 15 किलोमीटर की लाइन में पूरी व्हीकल्स थी जो रोड रिपेयर करने वाली है। ये पूरी सिचुएशन जो है वो आ गई। अच्छा, गाजा में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अल जलाला स्ट्रीट, एक गाजा, एक आपको एग्जांपल देता हूं कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। उसको रातों रात गाजा में जो क्योंकि आईडीएफ का उस तरह का प्रेशर नहीं था, उसको कब रातों रात पूरी तरह से बना दिया हमास ने, ये बात पता ही नहीं चली। ये बात अब सामने आई है। इजराइल खौराया घूम रहा है, उसको खौराया भी बिल्कुल एक यूपी वाला शब्द, इजराइल खौराया, भन्नाया, या जो भी कहिए, सनाका खा गया है, वो पूरा इस तरीके से वो घूम रहा है कि ये क्या हो रहा है। और जेनिन में भी विद इन 3 days
विद इन आने वाले जो 3 दिन है 10-11 सितंबर तक मैक्सिमम जेनिन का जो एटलीस्ट जो 70% डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें से 20 to 30% उसमें से एरिया वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज जो खान यूनिस में देखिए क्या हुआ कि इधर जो वही जो जिस तरीके से आईडीएफ डाइवर्टेड थी उसका जो फायदा जो रेजिस्टेंस ने उठाया, खान यूनिस में कम से कम 3 जो पिकेट्स आईडीएफ के थे वो डिसमेंटल कर मतलब वो कर दिए। अब ये वो पिकेट्स हैं जो आईडीएफ के सोल्जर्स यहां थे लेकिन वो छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि जो परसों और कल जो फायरिंग हुई थी और उसके बाद गाजा में जो सोल्जर्स हैं आईडीएफ के वो लड़ने का उस तरीके का वो मोटिवेशन नहीं दिखा रहे। हो सकता है अब जो फिर से उनको नई फोर्सेस को इजराइल रीडिप्लॉय करे, फिर से वैसी लड़ाई गाजा में शुरू हो जाए, लेकिन इजराइल बहुत घबराया हुआ है क्योंकि 7 अक्टूबर को उसको ये लग रहा है या तो या ईरान स्ट्राइक करेगा और या फिर हमास जो है हिजबुल्लाह के साथ मिलके किसी बड़ी घटना को अंजाम देगा। हिजबुल्लाह ने भी देखिए आज फिर से मेतुल्ला में जो फिर से उसने मारा है, कल भी उसने मारा था और मेतुल्ला में आज दूसरी बार आग लगी और धू करके मेतुल्ला, मतलब आप सोचिए कि एक पूरा सेटलमेंट जिसमें लाखों लोग रहते थे वो पूरा सेटलमेंट आज रहने लायक नहीं है। लोग भाग गए वहां से और बार बार उसमें देखिए ये जो जंग है इसमें ये नहीं हो रहा है कि कोई सनसनीखेज ये लंबी जंग है, वॉर ऑफ एट्रिशन है, ये घिसाव थकाव की लड़ाई है। इसमें चीजें रिपीट होती हैं, एक जो चीज होती है वो रिपीट होती है। जैसे मेतुल्ला में रोज हिजबुल्लाह मार रहा है 7 महीनों से, तो अब ये धीरे धीरे करके अभी वो एक बार में मार देता या फौज उसकी घुस जाती, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई थकाने की है। जैसे मोहम्मद अली और जॉर्ज फॉरमैन में जो लड़ाई हुई थी 1975 में जायर में, जो उस समय जायर था, अभी उसका नाम शायद जिम्बाब्वे हो गया है, तो वो वहां पर जो लड़ाई हुई थी जो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जिसमें जॉर्ज फॉरमैन ज्यादा लंबा तगड़ा लेकिन मोहम्मद अली ने उसको थका दिया था अपने दौड़ के, भाई उसको थकाया। करीब पूरी फाइट 15 राउंड तक गई और 14 या 15वें राउंड में उसने नॉकआउट पंच मारा और तब तक जॉर्ज फॉरमैन थक चुका था, वो सारे अपनी चीजें आजमा चुका था और बड़ी बराबर की लड़ाई चल रही थी। तो ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है यही आप समझ लीजिए कि यहां पर हो रही है। और इस पूरी सिचुएशन में जो हिजबुल्लाह है वो देखिए उसने एक जगह, और हाँ राहिब में जो आज हिजबुल्लाह ने मार की है उसमें भी करीब 7 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। ये भी एक बड़ा नुकसान आईडीएफ अपना मान रही है। उसके बाद देखिए जो एक और चीज सामने आई है कि तुलकरेम में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो इंजीनियरिंग यूनिट है और उसने, अब वो भी एक शहीद जो हैं उनके नाम पे है, तो वो उसने जिस तरीके से कुछ बुलडोजर्स को जो डिस्ट्रॉय किए आईडीएफ, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आईडीएफ के बुलडोजर्स डिस्ट्रॉय किए, उनको उन्होंने एक तरह से कन्वर्ट कर दिया है इनटू सम काइंड ऑफ एन आर्टिलरी गन। और वो जो पूरी आर्टिलरी गन्स हैं वो उन्होंने उस बुलडोजर, मतलब वो बुलडोजर सोचिए 28 अगस्त को शुरू हुआ था ये पूरा इन्वेजन वेस्ट बैंक का। 28 अगस्त के 2-3 दिन बाद ये हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने 6 या 7 दिन जब लड़ाई चल रही है तो इंजीनियरिंग यूनिट अलग से, वेस्ट बैंक की इंजीनियरिंग यूनिट, गाजा में तो इंजीनियरिंग यूनिट बहुत सोफिस्टिकेटेड है लेकिन वेस्ट बैंक की जो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उन्होंने भी इतने कम समय में बुलडोजर्स में कुछ गन्स लगा के उसको आज बाकायदा टारगेट प्रैक्टिस की और उसका वीडियो जारी किया। और इजराइल के पास पूरी सैटेलाइट इमेजरी है वेस्ट बैंक की। इजराइल जानता है एक एक चीज वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, इतने लंबे समय से उसका सर्विलेंस चल रहा है। उसको ऑब्वियसली पता है कि भाई कहां पर टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो इजराइल कर क्या सकता है? ये तो वेपन्स इजराइल ने रेजिस्टेंस के हाथ में खुद ही दे दिए। तो इसकी इस पूरी बात की खूबसूरती देखिए। उसके बाद देखिए दुखद खबरें भी हैं कि किस तरीके से मैल न्यूट्रिशन से आज एक और बच्चे की मौत हुई गाजा में। उसके बाद जो 2 घटनाएं जो हुई हैं, जैसे 2003 में एक अमेरिकन महिला रेशेल कोरी, उसको आईडीएफ ने बुलडोजर उस पर चढ़ा दिया था 2003 में और उसको लेके बहुत बवाल मचा था, बहुत वो हुआ था, लेकिन
अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था, कुछ उखाड़ नहीं पाया था इजराइल का। और वही स्थिति हुई कि अभी पता चला कि 6 सितंबर को जो एक अमेरिकन टर्किश वुमन आइसोन इजगी जो आई थी अमेरिका से, जो कि बेसिकली टर्किश ओरिजिन की है, उसकी माँ अमेरिकन है, फादर टर्किश है, और वो वहां पर एक्टिव थी स्टूडेंट मूवमेंट में अमेरिका में, और वो आई थी वेस्ट बैंक हेल्प करने पैलेस्टीनियंस को, क्योंकि वेस्ट बैंक में एक आंदोलन अलग से चल रहा था, सेव बेता आंदोलन। एक बेता एरिया है नाब्लस में जो किसानों का इलाका है, वहां पर कुछ जूइश सेटलर्स उसको कब्जा करना चाहते हैं, तो वो सेव बेता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें आई थी वो। लेकिन और उसका कोई मतलब नहीं था जो जंग चल रही है, लेकिन उसको मार दिया। उसका पूरा वीडियो बड़ा ही मतलब मारे में, उसको सर पे सीधे गोली मारी। और उसके वीडियो को अभी मैंने शॉर्ट भी उसको बनाया, उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया यूट्यूब ने। अब लेकिन अब देखिए, अब ये सब चीजें तो अब क्या कहें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने आनी चाहिए ना, कि आईडीएफ ने सर पे मारा, सर पे गोली मारी। उसके बाद जो एक और अमजद बकर नाम की 13 साल की फिलिस्तीनी लड़की नाब्लस में, उसको भी मार दिया। ये सब बातें आप सामने आ रही हैं कि महिलाओं के ऊपर, निर्दोष महिलाओं के ऊपर किस तरीके से आईडीएफ ने हमला किया, जिनका इस जंग से, जो अभी जंग चल रही है, उससे कोई खास मतलब नहीं है। आईडीएफ ने खुद एडमिट किया कि नहीं, हमने उसको गलती से मार दिया, जो स्पेशली जो टर्किश वुमन थी, इवन जो पैलेस्टीनियन जो लड़की थी। लेकिन उस पर अमेरिका करेगा क्या? अमेरिका ने उस समय भी कुछ नहीं किया था 2003 में, और अभी भी अमेरिका कुछ नहीं करेगा। उसकी औकात क्या है? अमेरिका की इस समय औकात वही है कि वो एक तरह का वो बन गया है, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, कुछ रईस जो हैं डकैत उनको उठा लेते थे या उनके घर में घुस जाते थे और उनके सर कनपट्टी पे बंदूक रख के उनसे जो चाहे करवाते थे। वही पूरी सिचुएशन इनकी हो गई है। अच्छा, उसके बाद देखिए नुसैरत कैंप में आज फिर इजराइल ने बमबारी की, और नुसैरत कैंप में बड़ा कांड हो चुका है। पहले कई सिविलियन उसमें मारे जा चुके हैं, वहां से होस्टेजेस भी कुछ छुड़ाए थे इजराइल ने। लेकिन वहां पर अभी क्यों एक तरह से अटैक हुआ? अभी इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वहां पर फिर से बहुत सारी चीजें फिर से रीबिल्ड कर ली हैं। अब फिर मैं कह रहा हूं कि गाजा में नसीरियत है, और जो वेस्ट बैंक में चला उसका फायदा उठा के गाजा में काफी कैपेसिटीज रीबिल्ट हो रही है। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं, इजराइल इसलिए और खड़ाया हुआ है। उसको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो दो फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है, और इस पे हम जो यहां जाते हैं तो यहां फायदा हो जाता है, वहां जाते हैं तो वहां फायदा हो जाता है। अब इजराइल से अब देखिए, जो वेस्ट बैंक के फाइटर्स हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स, so they have gained more experience, they have gained knowledge of the terrain, how to fight in that terrain with arms, जो कि पहले वो जन आंदोलनों के थ्रू करते थे केवल। अब हथियारबंद होके कैसे लड़ा जाएगा इस टेरेन पे, वेस्ट बैंक की टेरेन पे, ये उन्होंने सीखा है। वो ट्रेन होके आए थे, हिजबुल्लाह ने उनको ट्रेन किया था बहुत। लेकिन ट्रेनिंग की बात अलग होती है और एक्चुअल कॉम्बैट की बात अलग होती है। एक्चुअल जो कॉम्बैट उन्होंने देखा, उसमें जो उनका एक तरह से, जिस तरह से लोहा तप के निकलता है, वो जो उनकी सिचुएशन हुई, उसको लेके एक बड़ी बात है। और इजराइल अभी इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं सबके सामने कि जब आईडीएफ देखिए अपने मतलब समस्याएं हल करने के बजाय अपने कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गया है। अभी तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग अब वही बातें कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। अभी IC-814 वाला जो मामला चल रहा है, उसको लेके जो फॉर्मर रॉ चीफ AS दुलत हैं, उनका इंटरव्यू बरखा दत्त ले रही थी, और AS दुलत ने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए नेतन्याहू, जबकि AS दुलत वगैरह मोसाद के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए नेतन्याहू के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। नेतन्याहू जो है वो उसको बात करनी पड़ेगी। अब वो बात ये हो रही थी कि IC-814 के समय भारत को बात करनी पड़ी और कुछ टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। तो दुलत ने कहा कि बात तो आपको करनी पड़ेगी, हमने भी की और इजराइल को भी करनी पड़ेगी। तो बरखा दत्त ने कहा इजराइल करेगा, तो उन्होंने कहा अभी बात इजराइल कर रहा है, और वो बात सच है। लगातार इजराइल डायलॉग तो एक चल रहा है ना कतार में, और उसके बाद उसको चाहे नेतन्याहू टॉर्पीडो कर दिया, उसने खत्म कर दिया, होस्टेजेस को अपने फेट पे छोड़ दिया, जिसको लेके बहुत बड़ा जन आंदोलन इजराइल में चल रहा है, और आगे चल के जिसकी वजह से नेतन्याहू का तख्ता पलट भी हो सकता है। ये पूरी सिचुएशन है।
तो लेकिन बात तो नेतन्याहू भी कर रहा है, और नेतन्याहू अपने मतलब वो झुकेगा, अपने घुटनों पे आ जाएगा, ये भी पूरी सिचुएशन बनी हुई है। ये तो अब देखिए जो ओवरऑल सिनारियो वही आ रहा है जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई थी, जो हमास ने किया था, वो सही था कि नहीं। अभी देखिए, मैं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे फिलिस्तीनी भी ऐसे हैं जो बुर्जुआ लाइफ में चले गए हैं, अपना एक उनका मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लाइफ उनकी यूरोप या अमेरिका में हो गई है, और वो लोग, उनका दिल गाजा के साथ है, गाजा में जो हो रहा है, लेकिन उनको भी अपनी सोसाइटी में घूमना है लोगों के साथ। अब अमेरिका में तो हमास को टेररिस्ट बताया जाता है ऑफिशियली, यूरोप के भी कई देशों में, तो वो कैसे उसको साफ साफ कह दें। उनको अपनी लाइफ की भी पड़ी है, उसको लेके हमास ने आर्टिकल भी लिखा और उन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को पैलेस्टीनियंस को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि उनको उस तरह की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लाइफ चाहिए, या उनको अपने मुल्क के लिए जो लड़ने की जरूरत है इस समय वो चाहिए। वो ये नहीं कहना है तुम सब कुछ छोड़ के चले आओ, लेकिन कम से कम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स अमेरिका के, जो कि पैलेस्टीनियंस नहीं है, वो फाइट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जो पैलेस्टीनियंस वहां पर सिटीजन्स हैं, जो पैलेस्टीनियन ओरिजिन के यूएस सिटीजन्स हैं, वो भी क्यों नहीं लड़ सकते। तो ये देखिए पूरी बात आज की थी। आज का प्रसारण यहीं तक, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।